गुड मॉर्निंग बच्चों, कॉम्बो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमारा टॉपिक होगा चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे कैसे प्रोड्यूस हुआ, किसने किसने कितनी कितनी मेहनत की, कैसे कैसे प्रोड्यूस हुआ, किस साल में, किस ईयर में उन्होंने डिस्कवर किया, किस मेथड से उन्होंने डिस्कवर किया, साथ ही साथ चार्ज होते क्या हैं, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में जानते हैं। तो आज से लगभग 2500 ईयर एगो की बात है, लगभग 2500 साल पहले की बात है। एक यूनान के साइंटिस्ट थे, एक यूनान के फिलासफर थे, साइंटिस्ट नहीं थे, फिलासफर थे। ग्रीक के एक फिलासफर थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने सबसे पहले चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले अंबर नाम के एक मटेरियल को लेकर के उनको ऊन के साथ जब रब कराया था, रगड़ कराया था, और रगड़ कराने के बाद जब उसको डस्ट पार्टिकल या छोटे छोटे पेपर के पीस के पास ले गया तो क्या देखा उन्होंने कि इनके अंदर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई। लेकिन लगभग 2000 साल बाद तक भी इस कॉन्सेप्ट का कोई यूज नहीं किया गया, इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से हम लोग चार्ज के इन्वेंटर को थेल्स का नाम नहीं देते। यानी कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था चार्ज का वो थेल्स ने ही दिया था। कितने साल पहले? लगभग 2500 ईयर है, वो 2500 साल पहले, जो कि कहाँ के थे? यूनान के थे, यानी ग्रीक के थे। और किस किस मटेरियल को आपस में रब कराया था? अंबर नाम के मटेरियल को, और साथ ही साथ उसके साथ ऊल को, यानी ऊन को आपस में रब कराया था। रब कराने के बाद उन्होंने बताया था कि एक्चुअल में ये होता है, अट्रैक्ट करने की या रिपल करने की इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है लगभग। लेकिन 2000 सालों तक इस कॉन्सेप्ट का कोई यूज नहीं हुआ, इस वजह से हम लोग इन्वेक्टर का नाम इनका नहीं देते। इनके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 ईयर में, तो एक साइंटिस्ट आए जो इंग्लैंड के थे, जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट साहब। 1600 ईयर में एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट साहब। विलियम गिलबर्ट था। इन्होंने क्या किया कि अंबर नाम के मटेरियल को डिफरेंट टाइप के एटम के साथ, मटेरियल के साथ रब कराया। क्या क्या किया इन्होंने? विलियम गिलबर्ट साहब इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। अंबर के साथ पहले ग्लास को रगड़ा, अंबर नाम के एक मटेरियल को लिया, अंबर मटेरियल को लिया और उसको सबसे पहले ग्लास के साथ रगड़ा। ग्लास को के साथ रगड़ने के बाद जब ग्लास के टुकड़े को छोटे छोटे फिलिंग्स के पास, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े के पास या फिर डस्ट पार्टिकल के पास लेकर के गए, तो डस्ट पार्टिकल उस ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो गए, जिससे इन्होंने ये कहा कि नहीं, रगड़ने के कारण, रबिंग करने के कारण इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर आ गया है जिसके कारण ये छोटे छोटे टुकड़े को, छोटे छोटे पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इतने से वो नहीं माने। इसके बाद उसी अंबर मटेरियल का इबोनाइट रॉड के साथ, इबोनाइट का एक रॉड होता है, इबोनाइट रॉड के साथ उन्होंने रबिंग कराया। सेम प्रोसेस वही दिखा। फिर उन्होंने सल्फर के साथ रब कराया, उन्होंने कैट की लेदर के साथ रब कराया, साथ ही साथ उन्होंने कैट की लेदर के साथ, सिल्क यार्न के साथ रब कराया। इन सभी कॉन्सेप्ट में उन्होंने, इन सभी प्रोसेसेस में, सभी एक्सपेरिमेंट्स में, इन सभी रबिंग में उन्होंने क्या पाया कि जब भी उनको हम छोटे छोटे पेपर के पीस के पास या डस्ट पार्टिकल के पास लेकर के जाते हैं तो उनके अंदर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। या फिर हम लोग जनरली समझें कि अपने पेन को लेकर के जब हेयर में, ऐसे सूखे बालों में रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद जब उसको आयरन फिलिंग्स नहीं, पेपर के पीस के पास या डस्ट पार्टिकल के पास लेकर के जाते हैं, तो उनके अंदर वो क्या करने लगते हैं? छोटे छोटे पीस को, छोटे छोटे पेपर के पीस को या फिर डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा प्रॉपर्टी आ गया है जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट को या छोटे छोटे पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को, या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, या फिर छोटे छोटे पेपर के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो बता दिया 1600 ईयर में इनके साथ रबिंग करा दिया, इन्होंने विस्तृत इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसके बाद 1750 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब, है ना। एक अमेरिकन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने चार्ज को कैटेगराइज किया, डिवाइड किया कि चार्ज 2 पार्ट्स में होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, जिनका नाम उन्होंने
पॉजिटिव और निगेटिव रखा। इन्होंने किस ईयर में किया था? 1750 में, यानी कि स्टेडियम कब बनी उसके लगभग 150 साल बाद इन्होंने 150 साल 150 ईयर लेटर इन्होंने इनका नेमिंग कर दिया कि एक का नाम पॉजिटिव रखा जाएगा और दूसरे का नाम नेगेटिव रखा जाएगा। ये था चार्ज का कॉन्सेप्ट कि चार्ज कैसे कैसे प्रोड्यूस किया गया। आखिर जब हम रब कराते हैं, रगड़ते हैं, तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो जाता है? एक्चुअल में चार्ज होता क्या है? जब हम ऐसे इसको अगर डस्ट पार्टिकल के बिना रबिंग कराएं, डस्ट पार्टिकल के पास अगर इसको लेकर के जाते हैं तो इसके अंदर अट्रैक्ट करने की या रिपल करने की, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं रहती। ये छोटे छोटे पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन जब रगड़ते हैं, जब बाल में ऐसे ऐसे रबिंग करा देते हैं, तो इसके अंदर ऐसा हो क्या जाता है जिसके कारण ये किसी ऑब्जेक्ट को, छोटे छोटे फीलिंग्स को, छोटे छोटे टुकड़े को, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को या फिर पेपर के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब भी हम इसको अपने हेयर के साथ ऐसे रब कराते हैं, तो रब कराते हैं, रगड़ते हैं, यानी फ्रिक्शन कराते हैं। फ्रिक्शन कराते हैं तो हीट एनर्जी जनरेट होती है और उस हीट एनर्जी के कारण इसका कुछ इलेक्ट्रॉन या तो टूट करके हमारे बालों में चला जाता है या फिर हमारे बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन टूट करके इसमें आ जाता है। अगर पेन से टूट करके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कुछ इलेक्ट्रॉन बाल में गए हैं तो ये पॉजिटिव, और अगर बाल से टूट करके इसमें आया है तो बाल पॉजिटिव, और जिसमें गया है अगर इसमें से टूट करके हमारे बालों में गया है तो बाल निगेटिव हो गया, और अगर बाल से निकल करके इसमें इलेक्ट्रॉन आया है तो ये निगेटिव हो गया। यानी कि डोनर एटम हमेशा पॉजिटिव होगा और एक्सेप्टर जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर है? ये था हमारा चार्ज का कॉन्सेप्ट, कैसे प्रोड्यूस होता है। लेकिन चार्ज होता क्या है? चार्ज जो है किसी मटेरियल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। चार्ज इज अ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या मटेरियल ड्यू टू विच इट कॉजेज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमने लिखा है यहां पर कि चार्ज इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज जो होता है किसी मटेरियल का, किसी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर एक फोर्स एक्सपीरियंस कराने का रीजन बनता है, कारण बनता है। यानी कि चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण हम उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी को, उस क्वांटिटी को, उस तरह के सेंस को हम क्या कहते हैं? चार्ज के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए, फिर हमने क्या कहा कि चार्ज के थ्रू किस तरह का फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है। तो चार्जेज जो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्टैटिक चार्जेज जो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उस तरह के फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी दो स्टैटिक चार्ज हैं, दो रेस्ट में चार्ज हैं, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगा होगा, उस तरह के चार्जेज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, साथ ही साथ रिपल्सिव भी हो सकता है। वो चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया था कि चार्जेज जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो अगर दोनों चार्जेज पॉजिटिव है तो रिपल्सन हो जाएगा, दोनों चार्जेज नेगेटिव है तो फिर रिपल्सन हो जाएगा, और अगर एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो कंफर्म है कि अट्रैक्शन हो जाएगा। तो चार्ज की डेफिनेशन हमने कहा कि चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब। एक्चुअल में चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं होती, एक्चुअल में चार्ज की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती, फिर भी इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस के बेस पर हम चार्ज की डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर किसी पर ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा हो गया या पहले से कम हो गया तो हम कहते हैं कि वो बॉडी चार्ज्ड है। जैसे अभी हमने इसको रब किया था तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें गया था, तो इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन कम हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा हो गया था, या फिर बाल से निकल करके इसमें आया था तो पहले से इसमें कम हो गया था, इसमें ज़्यादा हो गया था। तो हम चार्ज की एग्जैक्ट डेफिनेशन कहेंगे कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज पहले से एक्सेस है या पहले से कम है तो वो बॉडी चार्ज्ड है।
एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हर एक एटम इस यूनिवर्स में जितने भी एटम है, मटेरियल हैं, ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती है। लेकिन हम डिफरेंट मेथड से रब करा करके, फ्रिक्शन करा करके या फिर इंडक्शन के मेथड से हम उस पर चार्ज जनरेट कर सकते हैं, चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर समझते हैं। फिर हम लोगों ने लिखा है टाइप्स ऑफ चार्जेज, है ना। टाइप्स ऑफ चार्जेज यानी चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में पढ़ा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज, जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया था। और एक का नाम रखा था उन्होंने पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का नाम रखा था उन्होंने नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बेटा। चलिए फिर देखते हैं। तो हम लोगों ने कह दिया कि कितने टाइप्स के चार्ज होंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट होगा पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होगा नेगेटिव चार्ज। हम लोगों ने यहां लिखा है पॉजिटिव चार्जेज एंड नेगेटिव चार्जेस। अब बात फंसती है कि पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे और नेगेटिव चार्ज किसको कहेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें तो इसको इरेज कर देते हैं, हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी देख लिया है इसको। तो थोड़ा सा लिखते हैं यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर एक एटम की बात करें, मान लेते हैं कि सोडियम एटम है, सबसे घिसा पिटा एटम। सोडियम को ही हमेशा NaCl को हम लोग केमिस्ट्री में एग्जांपल ले लेते हैं, हमेशा NaCl को ले लेते हैं, HCl को लेते हैं, इन्हीं सब एग्जांपल को लेते हैं। Na की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम में क्या होता है, कंफर्म है कि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, 11 ही होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 होता है। इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 11 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 है ना। तो प्रोटॉन क्या होता है बेटा, प्लस में होता है और ये किस में होता है, माइनस में होता है। तो जितना प्लस उतना माइनस, यानी ओवरऑल इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, 0 है। लेकिन अगर कहा जाए कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब कि इस पर अब कितने बच जाएंगे, 10, और इस पे ये कितना बचा है, 11। ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है। तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, एक किसी को दे दिया, बाहर निकाल दिया। तो कौन सा ज्यादा है, 10 माइनस और 10 प्लस तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एक इसके ऊपर प्लस अभी बचा रह जाएगा। यानी कि नेगेटिव एटम या नेगेटिव ऑब्जेक्ट तभी कहा जाएगा जब उस मटेरियल पर या एटम पर या सब्सटेंस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। यानी किसी भी मटेरियल पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, तो हम कहेंगे कि वो मटेरियल किस तरह का है, पॉजिटिव चार्ज्ड। ठीक है, तो वही हम लोगों ने कहा यहां पर पॉजिटिव चार्ज की डिफिनेशन कहा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, जब कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज का होगा, पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, इट मींस इट हैज मोर प्रोटॉन्स। इसका यह मतलब है कि उसके पास पहले से ज्यादा प्रोटॉन, पहले से ज्यादा नहीं, ज्यादा प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन उस पर कम है, यानी प्रोटॉन उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है। ठीक है, उसी तरह से नेगेटिव को कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो कंफर्म है कि उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है। जैसे हम Cl की बात करते हैं तो Cl में क्लोरीन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 17 ही रह जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 18 हो जाएगा। यानी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा प्लस 17 रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट सेल में कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन का नंबर -18 हो जाएगा। यानी कि -18 प्लस 17 जब करेंगे तो ओवरऑल हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। इसका मतलब कि इसमें क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को अगर हम इसमें कहें पॉजिटिव चार्ज में तो कह देते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, और इसमें कह देते हैं प्रोटॉन जो होगा इलेक्ट्रॉन से कम होगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पे। यानी कि ऐसे मटेरियल जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे तो उनको पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा, और ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस या एटम या जो भी है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो उस कंडीशन में वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज कही जाएगी। क्लियर है। अब देखते हैं फिर क्या है हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की।
चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, इनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि लाइक चार्जेज जो होता है, लाइक चार्जेज कहने का मतलब है या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। तो हम लोगों ने लिखा है लाइक चार्जेज रिपल टू ईच अदर, यानी कि दोनों या तो प्लस प्लस हो या फिर दोनों क्या हो, माइनस माइनस हो। तो अगर दोनों सेम नेचर के हों तो उनके बीच रिपल्सन होता है। अगर दोनों प्लस में हो या फिर दोनों माइनस में हो तो कंफर्म है कि उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी एक दूसरे को वो धक्का दे करके दूर दूर हटाना चाहेंगे। क्लियर है। साथ ही साथ अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो उस कंडीशन में अट्रैक्शन होगा। तो वही हम लोगों ने सेकंड में लिखा है अनलाइक चार्जेज। अनलाइक चार्जेज कहने का मतलब कि एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आता है कि दो चार्जेज हैं, मान लेते हैं कि एक -3 कूलम का है और एक +5 कूलम का है, तो कंफर्म है कि इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे और अट्रैक्ट करके आपस में मिल करके और ये ओवरऑल मिल करके कितना बना देंगे, +2 कूलम का चार्ज बना देंगे, है ना। अब देखते हैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, चार्ज का जो यूनिट होता है कूलम होता है। क्या होता है यूनिट इसका, कूलम होता है। और इसके डायमेंशन की बात करें तो 80 होता है। इसका डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन कितना हो जाएगा हम लोगों का, इसका 80 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज का जो एसआई यूनिट होगा कूलम होगा और जो डायमेंशन होगा वो A × T होगा। A × T नहीं बट AT डायमेंशन लिखना आप जानते हैं, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, 80 होगा। ठीक है। फिर क्या होगा, दो हम लोगों ने पढ़ा कि लाइक चार्जेज जो होगा एक दूसरे को रिपल करेंगे और अनलाइक चार्जेज जो होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। साथ ही साथ क्या कह रहे हैं कि चार्ज जो होता है कि स्केलर क्वांटिटी है होती है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, सॉरी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, सो द चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ हम लोगों ने कहा कि अ चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल। चार्ज जो होगा ट्रांसफरेबल होगा। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है कि चार्ज जो होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज जो होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे रब कराया था हम लोगों ने पेन को या पेंसिल को या फिर इस मार्कर को अपने हेयर में, तो क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन निकल करके या तो इसमें से इसमें गया था या फिर बाल में से इसमें आया था, तो हुआ था ना, चार्ज इसमें से ट्रांसफर होकर के इसमें चला गया या फिर बाल में से ट्रांसफर होकर के इसमें आ गया। इसका मतलब कि चार्ज जो होगा ट्रांसफरेबल होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ये भी क्लियर है कि चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल। दूसरी चीज क्या है, हम लोगों ने लिखा है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। कंजर्व कहने का मतलब है कि चार्ज जो होगा, यानी कि यहीं पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। हेडिंग लिख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो क्या कह सकते हैं, चार्जेज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम one body to another body। क्या लिखा हम लोगों ने कि चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हो तो क्या रहा है, ओवरऑल अगर देखें, जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं, है ना। तो NaCl की बात करें तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो Na++ Cl- में ये टूट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ है कि Na अलग एटम है, एलिमेंट है, क्लोरीन अलग एलिमेंट है। जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी खाने वाले नमक का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को, तो सोडियम स्टेबल हो जाता है और क्लोरीन एक ले करके स्टेबल हो जाता है।
तो ये क्या किया, सोडियम ने एक ट्रांसफर किया तब इसके ऊपर एक प्लस आया, और क्लोरीन ने एक एक्सेप्ट किया तब इसके ऊपर माइनस आया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सोडियम न्यूट्रल होता है और क्लोरीन भी न्यूट्रल होता है, लेकिन जब आपस में शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बना करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो हुआ क्या है, एक प्लस और एक ये माइनस। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक प्लस और एक माइनस, प्लस और माइनस ये दोनों मिलकर के फिर से कितना, 0, यानी ओवरऑल मिलकर के सोडियम क्लोराइड भी क्या है, न्यूट्रल है। किस तरह का है, न्यूट्रल है। तो वही हम लोगों ने कहा कि चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को कभी ना तो बना सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने लिखा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या हुआ, सोडियम से उठ करके उस पर गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, बात क्लियर है, ये भी लाइन क्लियर है। चार्जेज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज हमेशा फिक्स होता है, हमेशा 0 देख रहे हैं, ये भी 0 है ना। फिर क्या कहते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज कहने का मतलब होता है कि किसी बॉडी पे जो नंबर ऑफ चार्ज होता है, तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो एक एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, एक परफेक्ट मल्टीपल होता है। यानी कि कभी भी अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं हुआ है कि सोडियम से आधा इलेक्ट्रॉन निकला है और क्लोरीन ने आधा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, ऐसा नहीं है। आधा का मतलब क्या हो गया, एक 1/2 हो गया, बट ये इंटीग्रल नंबर नहीं है। इंटीग्रल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5, एक परफेक्ट नंबर होगा। लेकिन 1/2 क्या है, 1/2 0 और 1 के बीच का नंबर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी पर कभी भी चार्ज जो होगा 1/2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल 1/3, 1/4, 1/5, 1/100, 3/2, 3/6, 3/9 इस तरह से कभी नहीं हो सकता। जब भी किसी बॉडी पर चार्ज होगा तो एलिमेंट्री चार्ज का एक इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने लिखा चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पर चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है हमेशा एग्जिस्ट करता है इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन ब्रैकेट एलिमेंट्री चार्ज, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो फंडामेंटल यूनिट यानी एलिमेंट्री चार्ज का एक इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला कहा Q = Ne, where n is the number of electron and its value is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, not 1/2, 3/2, 1/4, 1/5 इस तरह से कभी नहीं हो सकता। n की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो सकता है। और E की वैल्यू क्या होती है, n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और E की वैल्यू क्या होती है, तो E की वैल्यू जो हम लोगों ने लिखा है, E की वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसी चार्ज को हम एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, यानी सबसे छोटा चार्ज जो होता है यही होता है। इस वजह से हम इसको एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर कोई बॉडी है उस पर 10 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है। मान लेते हैं सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम में अगर देखा जाए सोडियम पर चार्ज कितना होगा तो देख लिया जाए इसको भी। तो सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर कितना, 11, यानी कि n की वैल्यू कितना, 11 हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन आपस में इक्वल होते हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की आपस में वैल्यू इक्वल होती है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11 हो गया। तो हमें फार्मूला पता है Q = Ne। तो n की वैल्यू कितना, 11 × 1.6 × 10⁻⁻19। 11 6 जा कितना, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 11 6 जा 66, 11 1 जा 11 और 6 17,
है ना, इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको हम लोग 1.76 इंटू 10⁻�18 कूलाम भी लिख सकते हैं। यही क्या हो गया, Q की वैल्यू, यानी कि सोडियम एटम पर जो नंबर ऑफ टोटल चार्ज जो होता है एक मॉलिक्यूल का वो कितना होता है, एक एटम का कितना होता है, इतना ही होता है। क्लियर है? कैसे कैलकुलेट किया, हम लोगों ने इस फार्मूले को यूज किया और इस फार्मूले के हेल्प से हम लोगों ने इसकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों ने। और इसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। ये इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, साथ ही साथ इसकी डिफिनेशन भी पूछी जा सकती है। इस वजह से इसको फोकस करके पढ़ लेंगे। फिर क्या हमने लिखा, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी चार्ज जो होगा उसका हमेशा मास होगा, वो कभी भी जीरो मास का नहीं हो सकता, रेस्ट मास जीरो नहीं हो सकता उसका। जब भी होगा तो उसका वजन होगा, उसका मास होगा, कभी भी उसका मास जीरो नहीं हो सकता। यानी जैसे ही मास जीरो हो जाता तो उसको मैटर ही नहीं कहते, बट चार्ज इज अ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो इसका मतलब कि चार्ज जो होगा कंफर्म है कि उसका मास भी होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कहा me का मतलब m मतलब मास होता है, e मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.109 इंटू 10⁻31 kg होता है। उसी को जब हम छोटे यूनिट एटॉमिक मास यूनिट में बदलते हैं तो कितना हो जाता है 5.49 इंटू 10⁻4 AMU हो जाता है ना। दो यूनिट हमने लिखा, एक हमने केजी में लिखा और एक एटॉमिक मास यूनिट में हमने लिखा। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। जब छोटी क्वांटिटी होती है तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। फुल फॉर्म क्या है इसका, एटॉमिक मास। इसका फुल फॉर्म जो है एटॉमिक मास यूनिट है ना। AMU का जो फुल फॉर्म होता है वो कितना होता है, क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। फिर उसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.6726 इंटू 10⁻27 kg होता है, या फिर उसी को जब हम एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 1.007 AMU हो जाता है। उसी तरह से मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.6749 होता है इंटू 10⁻27 kg होता है। जब उसी को एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 1.008 हो जाता है AMU में, है ना। फिर क्या कह रहा है, चार्ज आर इनवेरिएंट, यानी कि चार्ज जो होते हैं इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब जिनकी वैल्यू ना बदले, यानी कि अगर कोई बॉडी है जिस पर चार्ज है, जो चार्ज कंटेन किया हुआ पॉजिटिव या निगेटिव, उनको कितना भी स्पीड दे दिया जाए हमसे उससे मतलब नहीं है। चाहे उनकी स्पीड कितनी भी हो, वेलोसिटी कितनी भी हो, चार्ज की वैल्यू उस पर हमेशा फिक्स रहेगी, चार्ज की वैल्यू उस पर से नहीं बदलेगी। इसका मतलब कि चार्ज जो होंगे इनवेरिएंट होते हैं, जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है। फिर क्या कहा हमने कि अ चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अगर एक कोई चार्ज रखे हैं, अगर ये कोई एक चार्ज रखे हैं प्लस Q, तो ये अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट कर सकता है, एक फील्ड क्रिएट कर सकता है, जिसको इसका इफेक्टिव फील्ड कहते हैं, जिसको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी कि कोई चार्ज अपने ही चारों तरफ अपना एक रेंज, एक फिक्स दायरा क्रिएट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। इस तरह से हम लोगों का चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ खूब दबा के शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों को भी पढ़ने में आसानी हो सके और साथ ही साथ वो भी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। धन्यवाद।